हाय, वेलकम टू सिटी लॉजिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद इसरार और आज के लेक्चर में हम एक नए कंसेप्ट को देखने जा रहे हैं। उससे पहले हमें ये मैट्रिक्स को ना देखना पड़ेगा एक नज़र, और हम ये देखेंगे हम अपने कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं या ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उससे जो हम टेबल बनाते हैं उस टेबल से हम कैसे अपना एक मैट्रिक्स उठा सकते हैं। तो खैर लेट्स सपोज हमारे पास ये इनिशियल टेबल अगर बनता है जो भी किसी भी इक्वेशन से, तो इसको मैं एग्जांपल के तौर पे भी समझाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ एक रफ स्केच आप अपने माइंड में ये बना लें कि जो आप इनिशियल टेबल बनाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन से या कंस्ट्रेंट से, उसके लास्ट में जो हमारे पास जो भी होते हैं सरप्लस या स्लैक वेरिएबल्स होते हैं या कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होते हैं जो हर कंस्ट्रेंट के लास्ट में लिखे जाते हैं और उनको हम यूज़ करते हैं अपने इस टेबलों में। उस लास्ट वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही है। आपको याद भी होगा अगर कोई आइडेंटिटी नहीं बन रहा होता तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसमें कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर R1 है या R2 है वो आइडेंटिटी नहीं बन रहे तो हम उनको पहले आइडेंटिटी बनाते हैं। तो ये जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ये ऊपर ये हमारे पास जीरो होती है, यहाँ पे उसके सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ये हमारे पास कंस्ट्रेंट 1, कंस्ट्रेंट 2, कंस्ट्रेंट 3, कंस्ट्रेंट n कोई नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट ऑप्टिमल टेबल बनता है, सही है, यहाँ पे हम कोई ना कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, करते करते हम हमेशा उसको एक लास्ट स्टेज पे लाते होते हैं जहाँ पे हमारे पास एक ऑप्टिमल टेबलो बनता है। तो जो लास्ट ऑप्टिमल टेबलो है ना, इसमें यहाँ पे जो हमारे पास S1 था, लेट्स सपोज S2 था, R1 था, R2 था, तो R3 और R4 होगा या R1 और R2 जो भी थे, लेट्स सपोज वो यहाँ पे जो भी बन रहे होंगे लास्ट ऑप्टिमल टेबलो में, वो हमारे पास इनवर्स मैट्रिक्स कहलाता है। सही हो गया। ये दो चीजें थी जो भी आपको यहाँ पे बताना जरूरी थी। और उसके साथ ही साथ मैट्रिक्स में हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्पेशली मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ रही होती हैं अभी जो आगे आएंगी, उनका आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर ये 1x2 का टेबल है और 1x2 ये बन जाएगा, यस ये हो जाएगा 2x1। ओके, यहाँ पे ये मैंने गलत लिख दिया 2x1, तो ये क्या बनेगा, ये फिर टेबल बनेगा 1x1 का, क्योंकि इसका लास्ट नंबर 1 है और इसका भी लास्ट यहाँ से 1 उठाएंगे, 1x1 का हमारे पास रिजल्टेंट बनेगा। अब यहाँ पे देखें अगर ये 1x2 है और ये 2x2 है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मुझे लिखने दें, मैं लिख लेता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो ये हो जाएगा 2, कलर भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि इसका कलर विजिबल नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा 2 और ये क्रॉस 1, 2x1। तो यहाँ पे हमारे पास ये रूल है कि सेकंड वाले को भी स्किप कर दिया जाता है और यहाँ से फर्स्ट वाले को स्किप कर दिया जाता है। तो ये 1x1 का हमारे पास रिजल्टेंट आएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा, यहाँ से भी 2 हट जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1x2। तो ये रिजल्टेंट 1x2 का आ जाएगा। फिर ये 2x2 और 2x2 है तो ये सेकंड वाला और यहाँ से फर्स्ट वाला हट जाएगा, तो रिजल्टेंट हमारे पास कैसा आएगा 2x2 में ही आएगा। और बाकी मल्टीप्लिकेशन इसकी ऐसे की जाती है कि आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ओके, देन अगर यहाँ पे सेकंड कॉलम है तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम करते हैं। जैसे यहाँ पे इजीली मैं बता सकता हूँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। देन हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सेकंड रो पे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो फिर सेकंड कॉलम। ये ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होंगे। अब इसमें भी अगर मजीद थोड़ी सी डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो 1 × 3 करेंगे प्लस 2 × 4 करेंगे। तो ये 1 × 3 प्लस 2 × 4, ये फर्स्ट वाली रो का हमारा ऑपरेशन है। और ये यहाँ से लास्ट से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ये 1 × 1 प्लस 2 × 2 ये फर्स्ट वाले के लिए था। फिर इसको सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है तो ये 1 × 3 हो जाएगा, फिर 2 × 4 हो जाएगा। और ये हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट नंबर जो यहाँ पे आएगा वो होगा। फिर यहाँ से फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का नंबर आ जाएगा, यहाँ से फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का जो कि 11 आ रहा है, और यहाँ से सेकंड रो के सेकंड कॉलम का जो कि 25 आ रहा है। ऐसे हमारे पास ये मैट्रिक्स की कैलकुलेशंस होती थी। अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। सही है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैंने लेक्चर नंबर इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने बताया था, लेक्चर 9 आई थिंक सो, उसमें मैंने बताया था कि आपने प्राइमल से क्या करना होता है, आपने डुअल प्रॉब्लम बनानी होती है। तो
तो यहाँ पे भी हम वही काम कर रहे हैं। हमारे पास प्राइमल इक्वेशन है, यहाँ से हमने प्राइमल को इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, ठीक है। यहाँ से इनइक्वालिटीज जो थी उनको रिमूव किया, तो यहाँ पे ऊपर S1 आ गया, यहाँ पे नीचे हमने R1 इंट्रोड्यूस करवा लिया, और इसी के हिसाब से हमने यहाँ पे क्या किया, अपनी ड्यूअल बना ली। यहाँ से हमारे पास इस कंस्ट्रेंट से y1 आ रहा है, इस कंस्ट्रेंट से y2 आ रहा है, और यहाँ पे हमने क्या किया फिर 10 ऑफ y1 प्लस 8 ऑफ y2, ये हमारे पास मिनिमाइज होगा क्योंकि हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, मैक्सिमाइज था। वही पुराना कंसेप्ट हैं, पुराने कंसेप्ट जो कि मैं इसे प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। देन यहाँ से हमारे पास बन गया 1 ऑफ y1 प्लस 2 ऑफ y2, और मैक्सिमाइज किया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और ये सारे के सारे ग्रेटर देन साइन होंगे, और यहाँ से हमारे पास y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से r1 से हमारे पास हो जाएगा y2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ m, y2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ m। अब माइनस ऑफ m जो है वो वेरी कर सकता है, किसी भी रेंज का हो सकता है। जैसे आपको याद होंगे प्रीवियस लेक्चर में हम माइनस m, ये जो भी m हमारे पास बिग m होता था, हम उसको 10 ले सकते थे, हम उसको 100 ले सकते थे, 1000 ले सकते थे, या जो भी नंबर आप लें, बड़ा कोई भी नंबर ले सकते थे, सही है। तो ये भी अनरिस्ट्रिक्टेड है, आपको बताया नहीं गया होगा कि ये नंबर कितने से बड़ा होना चाहिए या कितने से छोटा नंबर होना चाहिए, ये इन्फिनिटी तक अप्रोच कर सकता है। तो हम यहाँ पे भी y2 को अनरिस्ट्रिक्टेड ही कहेंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं y2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ m, दोनों का एक ही मतलब होने वाला है, सही। और यहाँ पे x1 मैंने लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास था, ये वाला जो हमारे पास कंस्ट्रेंट बना है न्यू कंस्ट्रेंट डुअल का, वो इस x1 की मदद से बना है, सही है। ये 1 ऑफ y1 प्लस 2 ऑफ y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये x1 के हमने नंबर्स उठाए, कॉन्स्टेंट्स उठाए, उठा के उनके साथ हमने क्या किया, अपने नए कॉन्स्टेंट बनाए। यहाँ ये वाला x2 का कंस्ट्रेंट है, ये वाला x3 का कंस्ट्रेंट है, ये वाला S1 का कंस्ट्रेंट है, और ये वाला R1 का कंस्ट्रेंट है, सही है। इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। अब जब ये चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि हम इसको समझ चुके हैं पहले से ही, और यहाँ पे भी मैंने दोबारा से बता दी ये चीज़, तो अब हम देखते हैं, अपना टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसी इक्वेशन फॉर्म को उठा रहे हैं हम, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 5 माइनस 12 माइनस 4 0 और प्लस m आ जाएगा, ऐसा ही है। तो ये -5 -12 -4, और ये माइनस ऑफ m को लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ ये 100 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 लिख दिया। वैसे ही जैसे हम पहले टेबल बनाया करते थे, हमने टेबल बना दिया। S1 और R1 हमारे पास यहाँ पे क्या थे, S1 और R1 हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स के तौर पे इंट्रोड्यूस होंगे हमारे टेबलों में, और हमने वैसा ही काम किया। और S1 के साथ यहाँ पे बन रहे हैं 1 2 1 1 और 0 और 10, तो ये 1 2 1 1 0 और 10, और देन सेकेंड वाले कंस्ट्रेंट के क्या बन रहे थे, यहाँ से हमारे पास 2 -1 3 1 और 8, तो यहाँ पे भी वही बन रहे हैं 2 -1 3 0 0, तो ऐसा होना ही है 1 और 8, सही। अब यहाँ पे अगर आप देखें S1 Z बेसिक ही है, S1 भी बेसिक है, इसके ऊपर नीचे 0 है। R1 हमारे पास बेसिक नहीं है, क्योंकि इसके Z वाली लाइन में यहाँ पे हमारे पास 100 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको बेसिक बनाएंगे सबसे पहले। तो बेसिक बनाने के लिए हमने ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया कि इसमें से 100 सब्ट्रैक्ट कर दो, 100 टाइम ऑफ R1, तो z माइनस 100 टाइम ऑफ R1 सब्ट्रैक्ट करके z की इक्वेशन को, z वाली लाइन को अपडेट कर दो। वही काम हमने किया, अपडेट किया इसको, तो ये हमारे पास 0 आ गया यहाँ पे। अब हमारे पास S1 क्या है, ये भी बेसिक है, R1 भी हमारे पास बेसिक है, सही। अब हम परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या बोला गया था, मैक्सिमाइज करने का। तो जब मैक्सिमाइज करने का आपको बोला गया हो, तो आप क्या करते हैं, सबसे मिनिमम वैल्यू को अपने सोल्यूशन से उठाते हैं, जी वाली लाइन से, सोल्यूशन को छोड़ के। सोल्यूशन के ऊपर आपने नजरें नहीं रखनी, सही है। और ना ही जी तो वैसे ही 1 होने वाला है, हर जगह पे ही आपको तकरीबन 1 ही देखने को मिलेगा। और यहाँ से आपने क्या कर लिया, सबसे नेगेटिव नंबर उठा लिया। सबसे नेगेटिव नंबर आपने उठाया, तो आप इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि कौन सा हमारे पास, इंटरिंग तो ये हो गया ना x3, एग्जिट कौन करेगा अब यहाँ से हमारे सोल्यूशन से। तो यहाँ से हमने जब रेशियो ली है 10 डिवाइडेड बाई 1 10 आ गई, 8 डिवाइडेड बाई 3 2 बट 6 7 आ गई।
और 2.67 कम रेशो थी, इसका कम इफेक्ट होगा हमारे सोल्यूशन पे, तो हमने इसी वजह से R1 को एग्जिट कर दिया। R1 को एग्जिट करते हुए एक और काम भी करना है, जब नेक्स्ट टेबल बनाते जाएं तो R1 को डिवाइड बाई 3 कर देना है, तब वहाँ पे x3 इंटर हो जाएगा। तो ये x3 इंटर हो गया और यहाँ पे 3 को मैंने क्या कर दिया, मतलब पूरी की पूरी रो को 3 के साथ डिवाइड किया, तो यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया। अब इसको 1 लाया तो इसका मतलब है इसके ऊपर वाले 2 को भी 0 करना है, तो इसके ऊपर वाले 2 को 0 करने के लिए सेम वही पुराना तरीकाकार हमने इख्तियार किया कि इनको 0 बनाने के लिए ऑपरेशन कुछ परफॉर्म किए, और करते कराते हमने देखा फिर एक नंबर इंटर हो रहा है, x2 इंटर हो रहा है, देन x2 के इंटर होते हुए हमारे पास s1 एग्जिट कर रहा है, फिर नेक्स्ट टेबलों में हमारे पास x1 इंटर कर रहा है, और जब x1 इंटर कर रहा है तो यहाँ से x3 लीव कर रहा है, और फिर हम इसी तरह कुछ 2-3 बार ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अपने टेबल पे और हमारे पास ऑप्टिमल टेबल आ जाएगा। ये वो टाइम होगा जब हमारे पास कोई भी यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं बचेगा जी में, और फिर हम देखेंगे अपना सोल्यूशन, और ये जो सोल्यूशन होगा ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। और ये सोल्यूशन कब आ रहा है कि जब हमारे पास x2 12/5 है और x1 26/5 है, सही है। तो जी हमारे पास 274/5 या फिर 54 × 4/5 हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है, ऑप्टिमल सोल्यूशन। यहाँ तक तो हमारे पास ये ऑप्टिमल टेबल आ गया, सही है, और ऑप्टिमल टेबल से z की वैल्यू हमें मतलब पता चल गई। अब ये तरीकाकार था प्राइमल का, अगर आपके पास प्राइमल इक्वेशन है वहां से आपने ऑप्टिमल निकालना होता था, z की वैल्यू क्या होगी वो आपको पता चल जाता था। अब हम देखते हैं डुअल के जरिए कैसे हम ये काम कर सकते हैं, सही है। तो डुअल में आपने क्या करना है, सबसे पहला आपके पास तरीकाकार ये है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं y1 और y2 आपने फाइंड करने हैं, फिर उनको ऑफ कोर्स आप पुट करोगे अपनी इक्वेशन में जो कि आपकी थी मिनिमाइज w इज इक्वल टू 10y1 प्लस 8y2। अब ये y1 और y2 कहाँ से आएंगे, तो इसके लिए आपने एक काम करना है, वो काम ये होने वाला है कि आप y1 और y2 कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर ये वाली डुअल की जब मैंने इक्वेशन दी थी, ये आपको याद हो s1 और r1, तो ये देखें यहाँ से y1 और y1 को ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये कह रहा है y2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ m। तो यहाँ से इजीली पता चल रहा है कि s1 जो है वो y1 को सपोर्ट कर रहा है और r1 जो है वो y2 को कर रहा है, तो आप यहाँ से इसको उठाएंगे इन्हीं वैल्यूज़ को। तो s1 और r1 की वैल्यूज़ आपने अपने प्राइमल में देखनी है, प्राइमल के ऑप्टिमल टेबलों में s1 और r1 की जी लाइन में यहाँ पे क्या गया है, s1 की 29/5 और यहाँ पे क्या है r1 की 498/5। तो ये दो वैल्यूज दे रही 29/5 और 498/5 s1 और r1 की नीचे ये वैल्यूज दिख रही। अब दूसरी चीज आपने ये देखनी है इसी s1 और r1 की वैल्यूज क्या थी जब हमारे पास इनिशियल टेबल बना था। तो इसके लिए देखते हैं जो हमारा ये पहला टेबल था, पहला टेबल हमारे पास क्या है, यहाँ पे दे रहा था 0 और 100। तो यहाँ से मैंने इसकी भी वैल्यूज लिख ली, 0 और -100। ये -100 क्यों लिखी है, क्योंकि सॉरी यहाँ पे मुझे फंक्शन में देखना था जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स थे। तो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहाँ पे है मेरे पास, ये पड़ा हुआ है, और यहाँ पे 0 और माइनस m यानी कि -100 पड़ा हुआ है। तो मैंने वो वैल्यूज यहाँ पे लिख दी। कहाँ गया ये मेथड, ये रहा। तो ये दोनों वैल्यूज जब लिख दी, S1 की जो ऑप्टिमल टेबल में वैल्यू आई है और जो इनिशियल ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में थी, सही है, प्राइमल के वो वाली दो वैल्यूज, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास y1 आ जाएगा। ये y1 आ गया 29/5, और इसी तरह r1 की जो ऑप्टिमल टेबल वाली वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कोएफिशिएंट के साथ, और सब मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो देन हमारे पास y2 आ जाएगा, और ये y2 आ गया -2/5। और इस तरह हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की y1 और y2 की, तो हमारे पास w आ गया। w क्या आया, w भी आ गया 54 इंटू 4/5। तो ये सेम ही है जी की तरह, और यही आपको बताने की एक चीज़ थी कि आपका जो जी होगा और जो आपका डब्ल्यू होगा, मतलब जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा प्राइमल का और जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा डुअल का, वो दोनों सेम ही आंसर आपको देंगे। अब ये तो एक तरीकाकार है डुअल का डब्ल्यू का आंसर निकालने के लिए। अब यहाँ पे एक और मेथड भी है जिससे आप इजीली डब्ल्यू का आंसर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ओरिजिनल जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, उसके आपने कोएफिशिएंट्स उठाने हैं। कौन कौन से, जो आपका पहले देखें आपका ऑप्टिमल टेबल कौन सा है।
ऑप्टिमल टेबल ये रहा आपका, और यहाँ पे आपके बेसिक वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x2 और x1। तो यहाँ पे आपने x2 और x1 की ओरिजिनल कोएफिशिएंट्स उठाने, तो वो कहाँ पे थे हमारे पास, ओरिजिनल कोएफिशिएंट ये पड़े हुए हैं x2 और x1 के, जो कि क्या है, x2 का 12 है और x1 का क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 5 है, ओरिजिनल वाला प्राइमल जो था। तो मैंने यहाँ पे यही लिख देना है, फिर आके 12 और 5 ये लिख दिया। दूसरा मुझे देखना है ऑप्टिमल इनवर्स जो था हमारे पास प्राइमल टेबल का, ये तो आपने यहाँ तक फाइंड फाइंड करना ही था। तो ये मेरे पास इनवर्स है, जैसे मैंने आपको पहले कंसेप्ट समझाते हुए भी बताया था कि ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और यहाँ पे जो मेरे पास उससे बनेगा ये मेरे पास इनवर्स मैट्रिक्स होगा। तो मेरे पास ये रहा मेरा इनवर्स 2/5 और 1/5 और -1/5 और 2/5, सही है। तो ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये यहीं पे यही बात लिखी हुई है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मेरे पास y1 और y2 इस तरह आ जाएगा, सही है, मैट्रिक्स की फॉर्म में। और वहां से हम w वापस से फाइंड कर सकते हैं। w ऐसे ही फाइंड किया जाएगा कि w इज इक्वल टू 10 ऑफ y1 प्लस 8 ऑफ y2, और यहाँ पे y1 और y2 की वैल्यू जब उसमें पुट की जाएंगी तो w आ जाएगा आपके पास। ये था हमारे पास दूसरा मेथड, और यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।